प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड 10वीं कक्षा के जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं या तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आज हम उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। और मैं आपको 100% उम्मीद दिलाता हूं प्यारे बच्चों कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एमपी बोर्ड में नहीं पूछ सकता है। चलिए हम चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है बेटे? वास्तविक संख्या। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए क्या पूछ सकता है बेटे? संख्याएं क्या? संख्याएं के प्रकार। तो संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, चाहे वह दुकान हो चाहे कहीं पर भी हो, काउंटिंग नंबर, और इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या का उपयोग होता है बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं जानते। चलिए वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या को अलग अलग प्रकार के डिवाइड किया गया। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले क्या आता है? पूर्ण संख्या। सबसे पहले क्या आता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है बेटे? जीरो से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। और कहां तक जाएगा? अनंत तक। मतलब जहां तक आप गिन सको वहां तक जाएगा। तो कहां तक? अनंत तक। कोई आपसे बेटे पूछे 500 किस प्रकार की संख्या है? तो 500 किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चे? कई बार पूछ देता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। ऑप्शन में आता है 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बेटे? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरुआत होता है? 0 से। समझ आ गया प्यारे बच्चों? दूसरी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे बेटे कि जो हमारा 40 है ये किस प्रकार की संख्या है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले किस प्रकार की संख्या है? ये वास्तविक संख्या है। इसके बाद किस प्रकार की संख्या? देखो बेटे 40 इसमें भी आता है, तो 40 क्या है? एक हमारा पूर्ण संख्या भी है। आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते जाइए और कागज और कॉपी में अपने इसको लिखते जाइए। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात बस सुन लिए तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप मेरी बातों को सुनते रहिए। आपसे पूछ दे एग्जाम में 40 किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्या बेटे। तो देखो इसके बीच में भी क्या रहा है? 40, और इसके बीच में भी क्या रहा है? 40। तो 40 एक वास्तविक संख्या है, 40 एक पूर्ण संख्या है, 40 एक क्या है बेटे? प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, कई बार एमसीक्यू पूछ देता है कि 40 या तो 20 या 500 या 10 लाख या 20 लाख किस प्रकार की संख्या है? तो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है? 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चे? 1। उम्मीद करता हूं यहां तक डाउट क्लियर है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, पूर्णांक संख्या। क्या संख्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटे? माइनस से। कहां से? ये 0 है, ये माइनस है, और ये क्या है? प्लस इधर का। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। अगर आपसे कुछ पूछ दे बच्चे जैसे -20 किस प्रकार की पूर्णांक संख्या है? किस प्रकार की संख्या है? तो देखो बेटे माइनस कहां से शुरुआत हो रहा है? पूर्णांक संख्या माइनस से। तो किस प्रकार की संख्या होगी? ये पूर्णांक संख्या। अगर आपको ऑप्शन में पूर्णांक न दे तो बेटे पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो 20 के आगे क्या लगेगा प्यारे बच्चों? माइनस। तो किस प्रकार का पूर्णांक संख्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अगर आपसे पूछ दे क्या -20 प्राकृतिक संख्या है? तो इसका आंसर होगा नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में कहीं भी नेगेटिव नहीं आता। पूर्ण संख्या है तो नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव नहीं होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक डाउट बिल्कुल क्लियर होगा। बट प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ दे 0 किस प्रकार की संख्या बेटे? तो देखो 0 किस में आता है? पूर्ण संख्या में। तो 0 किस में आ गया बेटे? पूर्ण संख्या में। क्या पूर्णांक संख्या में 0 आता है? जी बिल्कुल आता है। देखो यहाँ पास तो 0 एक क्या है बेटे? पूर्णांक संख्या भी है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको बिल्कुल डाउट क्लियर होता होगा। अगर मेरी आप इतनी बातें सुन लेंगे तो आपसे जितने भी एमसीक्यू एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर से, पूरा क्लियर कट बन जाएगा। प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन को लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। ठीक है, तो -20 किस प्रकार की संख्या प्यारे बच्चे? ये हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या। कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये कौन सा पूर्णांक है बेटे? ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 किस प्रकार की संख्या है? तो प्यारे बच्चों 0 पूर्ण संख्या भी है, 0 कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या भी है। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ देते प्यारे बच्चों 200 किस प्रकार की संख्या है? तो सबसे पहले बेटे कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक में पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो देखो पूर्ण संख्या 0 से कहा जाता है अनंत, तो पूर्ण संख्या हमारा है। ठीक है प्यारे रसगुल्लो, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? तो प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर अनंत तक। प्यारे बच्चों ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या भी है, क्योंकि पूर्णांक कहा जाता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और अनंत के बीच में कुछ भी संख्या आ सकता है बेटे, 10 लाख, 20 लाख, 20, 40 जितना भी सब आ सकते हैं। ठीक है, तो जो 200 है ये पूर्ण संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए चौथा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? यदि किसी संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं तो ये एक प्राकृतिक संख्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या है? कई बार पूछ देता है कि जहां q बराबर नहीं होगा 0 के, अगर 0 बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे? वो
जीरो रख देंगे आपस क्या हो जाएगा अनंत। इसलिए प्राकृतिक संख्या में कंडीशन याद कर लेना, किसी संख्या को अगर हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं तो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। सब क्या बेटे कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा प्यारे बच्चों, जो जीरो होता है, जो शून्य होता है, वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो अभी प्यारे जाने थे प्यारे रसगुल्लो कि प्राकृतिक परिमेय संख्या क्या होता है। यदि किसी संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख दें तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, जीरो को हम जीरो बटा एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो को हम जीरो बटा दो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जीरो को जीरो बटा 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे रसगुल्लो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 200 किस प्रकार की संख्या है बेटे, तो सबसे पहले 200 किस प्रकार की संख्या है, वास्तविक संख्या है प्यारे बच्चों। फिर 200 किस प्रकार की संख्या है, पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों। 200 किस प्रकार की संख्या प्यारे बच्चों, पूर्णांक। 200 किस प्रकार की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। 200 परिमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 बटा एक। किसी संख्या को एक बटा p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू है जीरो के। तो परिमेय संख्या है कि नहीं बेटे, तो परिमेय संख्या है। प्यारे रसगुल्लो, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, इसके अलावा देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये वाला फार्मूला जरूर याद कर लेना। दो संख्याओं का गुणनफल a गुणे b बराबर होता है उसी संख्या का लघुत्तम समाप्तवर्तक गुणे उसी संख्या का महत्तम समाप्तवर्तक। प्यारे बच्चों, इससे एक क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, या तो रिक्त स्थान में पूछ सकता है, या तो सही जोड़ी पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल याद कर लेना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का एलसीएम गुणे उन संख्याओं का एचसीएफ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं सबको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, एक प्रकार का एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुछ चीज को रट्टा मान लो, जो पाई है, पाई एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3, √5, √7, √11 मतलब जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जिसका डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सभी क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ दे प्यारे बच्चों 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो प्यारे बच्चों 22/7 किस प्रकार की संख्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसी चीज को याद कर लेना, √3 पाई इस प्रकार की संख्या हमारे सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो रूट वर्गमूल 16 ये परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों, 4। तो 4 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या। इसलिए जिसका हमारा वर्गमूल निकल जाता है वो हमारा किस प्रकार संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। प्यारे बच्चे, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक डाउट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से मेरी बातों को सुनिएगा बस, और कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सपोज दैट एक परिमेय संख्या क्या है, 2, और एक अपरिमेय संख्या क्या है, √3। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमेशा हमको किस प्रकार का संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कई बार हमसे पूछ देता है कि एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं तो हमको किस प्रकार का संख्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लेना। आपका इससे मान के चलो 2 नंबर का एमसीक्यू 100% बन जाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं देता है। ठीक है, एक एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करने के लिए देता है, तो आपको वो अलग है, वो फॉर्मूले से नहीं, वो सीधा अभाज्य गुणनखंड विधि से बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है, बहुपद। चैप्टर 2 का नाम क्या है, बहुपद। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें क्या पूछता है, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में सबसे पहले क्या आता है, घात। बहुपद सबसे पहले क्या आता है, घात। तो जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें चर के जो घात है, चर का जो क्या है, मैक्सिमम कितनी बार आया, देखो यहाँ पास 4 कितनी बार है, x कितनी बार है, 4 बार, यहाँ x कितनी बार है, 1 बार। तो सबसे ज्यादा क्या है, चर का घात देखना आपको, चर के पावर। तो यहाँ पास x 1 बार, यहाँ पास x कितनी बार है, 4 बार। तो इसका क्या मतलब है, 1 और 4 में कौन बड़ा है, 4। तो इसका घात कितना होगा, 4। सपोज दैट आपको क्वेश्चन पूछे बेटे 2x6 प्लस 2x3 ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 4x + 6 इस प्रकार। इसमें पूछे इस समीकरण का चर क्या होगा, चर की घात क्या होगी। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, सबसे बड़ा 3 और 6 और 1, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 6। तो इस पूरे समीकरण का, इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 6। तो घात ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, यदि किसी समीकरण में चर का घात कितना हो, 1। यदि किसी समीकरण में चर का घात कितना हो, 1, तो उसको किस प्रकार का बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद। देखो दूसरा क्या है, द्विघात। द्विघात नाम से पता चल रहा है घात कितना होना चाहिए, 2। तो यदि किसी समीकरण में चर का घात कितना होगा, 2, तो उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। प्यारे बच्चे,
त्रिघात किसको बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है कि समीकरण में चर का घात कितना हो 3, तो उसको कौन सा समीकरण बोलते हैं, त्रिघात समीकरण। ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला द्विघात समीकरण का, ये तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप क्या है प्यारे बच्चों, तो है ax² + bx + c = 0। जहां कई बार क्वेश्चन पूछ देता है तो जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, व्यापक समीकरण है, उसमें a b c किस प्रकार की संख्या है, तो प्यारे बच्चे a b c किस प्रकार की संख्या है, वास्तविक संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, वास्तविक संख्या है। जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर a का मान 0 हो गया तो फिर तो द्विघात कहलाएगा नहीं। सपोज दैट 2x² - 4x + 6 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है प्यारे बच्चों, तो है। क्यों, क्योंकि चर का घात कितना है 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर हम a का मान कितना कर दें 0 तो पूरी संख्या कितना हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 4x + 6। अब देखो चर का घात कितना है 1, तो किस प्रकार का समीकरण बन गया, ये रैखिक समीकरण। इसीलिए इसका कंडीशन याद कर लेना, ax² + bx + c = 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a का मान 0 नहीं हो सकता है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण में अगर क्वेश्चन पूछे बेटे द्विघात समीकरण में ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो प्यारे बच्चों कितना घात समीकरण है, द्विघात, जितना घात होगा उतने ही मान हो सकते हैं। तो द्विघात समीकरण में ज्यादा से ज्यादा चर का कितना मान हो सकता है प्यारे बच्चों, 2 अलग अलग मान हो सकता है। ठीक है। उसी प्रकार त्रिघात समीकरण में घात कितना है 3, तो चर के कितने शून्यांक हो सकते हैं 3। कई बार एमसीक्यू में सत असत या तो रिक्त स्थान या तो सही जोड़ी में पूछ देता है। ठीक है। इसके अलावा देखो अल्फा क्या है हमारा, शून्यांक है, और बीटा क्या है, शून्यांक है। क्यों 2 शून्यांक है, क्योंकि कितना घात है ये 2। तो शून्यांकों का योगफल, बीच में क्या लगा बेटे प्लस, बीच में क्या लगा है प्लस, प्लस को हिंदी में योग बोलते हैं। ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, ये तो आप याद ही कर लोगे -b/a। बट कई बार इस रूप में पूछ देता है, तो जो b है वो क्या है, किसका पूर्णांक है, वो x का, और जो a है उसका पूर्णांक है x² का। तो इसको भी याद कर लेना प्यारे रसूलों कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल बराबर x गुणनांक बटा x² का गुणनांक, x गुणनांक बटा x² का गुणनांक, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। इसको भी याद कर लेना। इसके साथ साथ c किसका गुणनांक है, अचर का गुणनांक है, और a किसका गुणनांक है, x² का गुणनांक है प्यारे बच्चों। तो इसको भी याद कर लेना। आप लिखते जाओ बिल्कुल एकदम, और मैं जानता हूं, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आप सब कुछ लिख रहे होंगे, और अगर मेरी बात आप पूरा सुन लिए तो पूरा 2 और 2 4 नंबर का एमसीक्यू आपसे 110% बन ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा एमसीक्यू में कुछ भी नहीं देता प्यारे बच्चों दूसरे चैप्टर से। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जितने भी क्वेश्चन, चलो ठीक है, ये इसके शून्यांक इस प्रकार से अगर डायग्राम बनाने के लिए दे दे, डायग्राम बना के दे दे इस प्रकार, और पूछे इसके कितने शून्यांक है, अगर x अक्ष में काट रही है तो इसके कितने शून्यांक है, तो प्यारे बच्चे देखो ये जो रेखा है, ये तो जो ये बना है ये x अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। तो x को कितने बार काट रही है बेटे, एक इस बिंदु पर, तो इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, एक। कितने शून्यांक हो जाएंगे, एक। और किस प्रकार का बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। ठीक है। कि कितने भागों में काट रहा है, 1 और 2, तो इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, 2। हमको x अक्ष में काटना दिखना, y अक्ष में नहीं। इसको देखो कितना शून्यांक हो जाएगा, 1 2 और 3, तो इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, 3। इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, 1 यहाँ पास, 2 यहाँ पास, 3 यहाँ पास, 4 और 5, तो कितने शून्यांक हो जाएंगे, 5। इसके कितने शून्यांक हैं, तो देखो ये लाइन x अक्ष कहीं पास नहीं काट रही है, तो इसके कुछ शून्यांक होंगे नहीं, तो इसका x अक्ष पे कितना शून्यांक होगा, मान के चलो 0, मतलब काट नहीं रहे x अक्ष को, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 0। सेम इसी प्रकार देखो ये वाला जो है इसको x अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो कितना शून्यांक होगा, 0, और ये भी नहीं काट रहा है, इसको कितने शून्यांक होंगे, 0। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और साथ साथ किस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारा सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब